आओ, आज हमारा प्रोनाउन का लास्ट टाइप डिस्कस हमने करना है, प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएंगे। और आखिरी टाइप हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या आप सब तैयार हैं? आओ पर्सनल प्रोनाउन शुरू करते हैं। सब यस मैम लिख दो अगर तैयार हो तो। पर्सनल का मतलब होता है निजी या व्यक्तिगत। तो ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन्स के लिए पर्सनली इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहती है। जैसे नेहा अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन शी को यूज करेगी, रोहन अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन ही को यूज करेगा। पेन का पर्सनल लेना है तो इट यूज किया जाएगा। नेहा नहीं चाहेगी कि उसे ही कहा जाए, रोहन नहीं चाहेगा कि उसे शी कहा जाए। तो ये इनके पर्सनल हैं, दूसरा इनका यूज नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम क्या रख रखा है? पर्सनल प्रोनाउन। अब बात ये आती है कि पेपर में कैसे आएगा। एग्जाम के लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल अपने दिमाग में रखनी है। I, my, mine, me, we, our, ours, us, you, your, yours, you, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, it, they, their, theirs, them। ये टेबल आपने ध्यान करनी है। ये टेबल ऑलमोस्ट हर एरर आपको कराने में सक्षम है, पर टेबल ऐसे नहीं याद करनी जैसे अभी लिखी हुई है। आपको ऐसे याद करना है कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसे सब्जेक्टिव केस में माना गया है। सब्जेक्टिव, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह आते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव केस में माना गया है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। इस वाले रो को पोजेसिव एडजेक्टिव कहा गया है और इसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा गया है। प्रोनाउन वो हैं जो नाउन की जगह पे आए, एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें। समझे? तो हमें इस कॉलम को क्या मानना है? सब्जेक्ट। सब लिखो, आई वी यू दे सब्जेक्ट, मी अस यू हिम हर ऑब्जेक्ट, माई आर योर पोजेसिव एडजेक्टिव, माइन आर्स योर्स हिज हर्स पोजेसिव प्रोनाउन। अभी टेबल से मिलवा रही हूं, फिर बताऊंगी पेपर में कैसे काम आएगी ये टेबल। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, इन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसे सेकंड, और इन सबको या किसी के भी नाम को थर्ड पर्सन। तो ये पहली वाली दोनों रो फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाले, दूसरी वाली रो सेकंड पर्सन यानी सुनने वाले, जिसके बारे में बात करते हो उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। समझे? टेबल का बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, पर्सन और नंबर, पर्सन और केस। नंबर बच्चों को पता होता है कि आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ही शी इट सिंगुलर है, और ही शी इट तीनों का प्लूरल दे है। ही शी इट तीनों का प्लूरल दे है। यहीं से पढ़ाना शुरू कर देती हूं। सबसे पहला रूल यही ध्यान कर लो कि ही का, शी का या इट का अगर प्लूरल करना है आपको तो वो शब्द क्या माना जाता है? दे। कैसे मैम? एक लड़के की बात कर रहे हो तो ही कहो, बहुत सारे लड़के दिखाने हैं तो दे कहो। ठीक है? एक लड़की की बात कर रहे हो तो इट कहो, एक लड़की की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हो तो दे। ऐसे ही एक पेन की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारे पेन्स की बात कर रहे हो तो दे।
ये बातें हैं, मतलब रूल तो ये है, पर इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करता है। एक बर्ड की बात कर रहे हो तो इट, और बहुत सारे बर्ड्स की बात कर रहे हो तो दे। एक घोड़े की बात कर रहे हो तो इट, और बहुत सारे घोड़ों की बात कर रहे हो तो दे। एक टीचर की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हो तो दे। समझ रहे हो बेटा, इस एक रूल के अंदर बड़े सारे रूल छुपे हुए हैं, ध्यान से देखो। यहां तक तो हमें पता होता है एक लड़का ही दे, बड़ी सारी लड़कियां दे ही, ओ सॉरी इतनी शी, मैं भी नींद में हूं शी, एक लड़की शी और बहुत सारी लड़कियां दे, समझे। अब बर्ड यानी नो, जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स हैं, जितने भी पक्षी जीव जंतु हैं, सबको इट माना गया है इंग्लिश में, तो उनका प्लूरल क्या बनता है, दे। जितने भी कॉमन जेंडर हैं, जितने भी कॉमन जेंडर जिन्हें देख के जेंडर का पता ना लगे, उन्हें भी इट लेते हैं उनका पर्सनल प्रोनाउन, और ज्यादा होने पर दे, समझे। अब हमने ये सीखा है नॉन लिविंग के लिए इट लगता है और दे लिविंग के लिए लगता है, तो मैं ये भ्रम मिटा रही हूं, दे नॉन लिविंग के लिए भी लगता है और इट लिविंग के लिए भी लगता है, देखो समझ रहे हो। तो ये रूल एक है, लेकिन इसके कई सारे पहलू हैं जहां पे वो आपको फंसा सकता है। जल्दी बताओ, पहला रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड। नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर लेट दिखे, बट दिखे, बिटवीन दिखे, एक्सेप्ट दिखे, लाइक दिखे, डिसलाइक दिखे, तो इन सब के बिल्कुल साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इन सब के बिल्कुल साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे कि हमेशा आपने सुना होगा लेट मी हेल्प यू, प्रोनाउन टेबल ही तो बताएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। टेबल का इतना ही रोल होता है बस कि आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पोजेसिव पहचानना आ जाए। तो इंग्लिश कहेगी लेट मी, अगर वो लिखेंगे ना लेट आई, लेट माई, सब गलत है, लेट मी, समझे। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी कहते हैं। अगर एग्जामिनर लिखेगा ना यू एंड आई तो गलत है, क्या होना चाहिए, यू एंड मी। अब जैसे ये शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, जितनी भी, सब अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती हैं। एट, इन, ऑन, बाय, विद इन, कोई सी भी। जैसे मैंने कहा ही इज लाफिंग एट मी, हिम, हर, देम, यही सुना होगा आपने। कभी ऐसा नहीं सुना होगा ही इज लाफिंग एट आई, ही इज लाफिंग एट यू। हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव केस देखा होगा। तो प्रेपोजिशंस भी हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती हैं। और ये सारे के सारे शब्द जो आप यूं नहीं कहते बच्चे, आई लाइक यू, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, कभी सुना है आई लाइक शी, आई लाइक ही, हमेशा क्या बोलते हैं, आई लाइक हिम, आई लाइक हर। तो आपको पता तो है, मैं रीजन बता रही हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऑब्जेक्टिव केस के साथ चलते हैं। प्रेपोजिशंस ऑब्जेक्टिव केस के साथ चलती हैं हमेशा। कि अगर आपको इंग्लिश की लाइन में ये देखो, ही, शी और इट का प्लूरल दे होता है, बस कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। इसमें उलझन वाली बातें थी 2-3, वो सुन लो ध्यान से। कि सारे पक्षी, सारे जानवर इंग्लिश ने इट मान रखे हैं, सारे कॉमन जेंडर इंग्लिश ने इट मान रखे हैं। टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर, सबके लिए इट लगता है। अगर एक हो तो, बहुत सारे हो तो सब चीजों का प्लूरल दे है, क्योंकि थर्ड पर्सन में एक ही तो प्लूरल है, दे। ध्यान से देखो रूल में, तो चाहे ही का प्लूरल करोगे तो भी दे, शी का करोगे तो भी दे, इट का करोगे तो भी दे। इंग्लिश में जहां भी मेन वर्ब यूज करोगे, मेन वर्ब अगर नहीं समझते हो तो एक्शन को मेन वर्ब कहते हैं।
पढ़ाना, खाना, उछलना, कूदना, जिनके भी लास्ट में ना आता है मेन वर्ब कहते हैं। हु और हुम बता दूंगी बेटा, आप तो ये एक बार ये बता दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मेन वर्ब जहां भी आएगी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश की लाइन में होती है तो वो अपने साथ सब्जेक्टिव केस लेना पसंद करती है। अगर हेल्पिंग वर्ब अपने साथ है तो वो सब्जेक्टिव केस लेता है, मेन वर्ब हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है। हाँ वही आएगी रंजिता, वही आएंगे बेटा। कैसे? देखो, मैंने कहा ही टीचेस अस। अब टीच यानी पढ़ाना, लास्ट में ना आ गया यानी ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है इसीलिए अस आया है ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब होगी इट इज आई। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद लिख रही हूं, ये सब्जेक्टिव केस आ रहा है आई। अगर यहां इस की जगह मेन वर्ब आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। देखो, आई की बजाय मी। इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी हैप्पी। हाँ जी, सीधा सीधा याद कर लो। मेन वर्ब का मतलब है एक्शन। एक्शन यानी जो काम का होना दिखाए। और काम का होना हमेशा हिंदी मीनिंग में ना मिलता है। ये रूल क्या कह रहा है फिलहाल वाला, ध्यान से देखो। मेन वर्ब होने की वजह से ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को पहचानना आसान है, इज एम आर, वॉज वर, हैज ए वेड। देखते ही समझ जाओ हेल्पिंग वर्ब इसके अलावा कुछ भी दिख रहा है ना सब्जेक्ट के बाद तो वो मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और हेल्पिंग वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट। तो देखो, टीचेस मेन वर्ब है इसलिए अस आ गया, मेक्स मेन वर्ब है इसलिए मी आ गया। जो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ते थे ना वो आप मेन वर्ब की ही पढ़ते थे, तो वो सारी बातें दिमाग में रखो और ऑब्जेक्ट लगा दो। इज एम आर वॉज वर दिखे तो सब्जेक्ट लगा दो, समझे? अब इसी रूल को कहने के 2 तरीके हो रहे हैं। देखो, किताबें क्या कहती हैं, इंग्लिश में अगर इट के साथ हेल्पिंग वर्ब दिखे तो सब्जेक्ट लगाना, इट के साथ मेन वर्ब दिखे तो ऑब्जेक्ट लगाना। किताबें इसी रूल को दूसरे तरीके से कहती हैं, देन और हेल्पिंग वर्ब किसी लाइन में दिखें तो सब्जेक्ट लगाना, देन और मेन वर्ब किसी सेंटेंस में आए तो ऑब्जेक्ट लगाना। अब आप बोर्ड पे लिखी चीजों को ध्यान से देखो, बात तो घूम फिर के एक ही है। जहां मेन वर्ब है वहां सब्जेक्ट, और जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां ऑब्जेक्ट। जहां मेन वर्ब है वहां सब्जेक्ट, और जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां ऑब्जेक्ट। बात तो इतनी है, बस कहने के तरीके इतने बना दिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बताओ समझे कि नहीं समझे? मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट बेटा, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट। मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट। चलो लिखा तो ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख देती हूं और अच्छे से बात बन जाएगी हमारी। मैंने कहा ही इज बेटर देन मी। आप में से कोई गलती बता सकता है? आप में से कोई गलती बता सकता है? लिख दिया रंजीता, मैंने खुद ही लिख दिया बेटा 6th का एग्जाम्पल। बताओ, बता सकते हो गलती? क्या गड़बड़ कर रही हूं मैं, ढूंढो। राहुल राज, यस, लगभग सही, सभी ने सही कहा है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं, और हेल्पिंग वर्ब होती है ना तो सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ज्यादातर दुनिया स्पोकन में ऐसे ही बोलती है, ही इज बेटर देन हिम, यू आर बेटर देन मी, शी इज बेटर देन हर। हमेशा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जबकि हेल्पिंग वर्ब में आना चाहिए हमेशा सब्जेक्ट, है ना? तो ये एक ऐसी गलती है जो खूब मिलती है। चलो, यहां तक की बातें मेरे ख्याल से अब समझ आ गई होंगी। आओ तो आगे बढ़ते हैं।
वो उस बच्चे ने कहा था मैम हु और हुम बता दो, तो बीच में ही डाल दिया मैंने ये रूल। हालांकि ये इंटेरोगेटिव या रिलेटिव से कनेक्टेड होता है। हु इंग्लिश में तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट को रेफर करना हो, और हुम तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो। यानी जहां जहां सब्जेक्ट की बात कर रहे हो हु लगाते चलो, जहां जहां ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है हुम लगाते चलो। कैसे? मैंने कह दिया रोहन हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय is there to help you। और एक सेंटेंस मैंने लिखा a lady came inside with a baby who had just swallowed a coin। Who had just swallowed a coin। एक बार दोनों सेंटेंसेस को सभी बच्चे पढ़ें और जो बात मैं दिखाना चाह रही हूं उसको ध्यान से देखें। यहां हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है रोहन, और जब सब्जेक्ट के लिए लगता है तो हु लगता है। ठीक है, यही लिखा था मैंने ऊपर। यहां लेडी है सब्जेक्ट और बेबी है ऑब्जेक्ट। अ लेडी केम इनसाइड विद अ बेबी, एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ अंदर आई जिसने अभी अभी सिक्का निगल लिया था। तो अब सिक्का आप बताओ, लेडी ने निगला के बेबी ने? सिक्का निगलने वाला कौन है, लेडी या बेबी? सोचो किसने निगला होगा सिक्का। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ डॉक्टर के पास गई और मैं बोल रही हूँ भाई सिक्का निगल लिया अभी अभी, तो डॉक्टर क्या समझेगा, मैंने कि बच्चे ने? लेडी बच्चे के साथ अंदर आई तो सिक्का किसने निगला, लेडी ने या बच्चे ने? अंडरस्टूड है ना, बच्चे ने। और बच्चा कौन है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट। यानी आगे बात बच्चे की चल रही है। अब बात बच्चे की चल रही है तो हु तो सब्जेक्ट के लिए आता है, क्या लगाओ, हुम लगाओ। बस इतना सा करना है बेटा, हु और हुम का। जो भी बच्चा पूछ रहा था, नाम मुझे याद नहीं है। तो ऊपर कौन की बात हो रही है इसलिए हु, नीचे बेबी की बात हो रही है इसलिए हुम। अब इसी सेंटेंस को मैं बोलूं, अ लेडी केम इनसाइड विद अ बेबी हु वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। हु वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब टॉल भी और ब्यूटीफुल भी तो ज्यादा इशारा हो रहा है लेडी की तरफ, इसलिए हु होना चाहिए। तो आपने ये देखना है, सब्जेक्ट की बात करे हु, ऑब्जेक्ट की करे हुम, बस इतनी ही बात है। डालो थम्स अप अगर बन गई बात तो। समझ गए? चलिए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है इंग्लिश की एक ही लाइन में ना 3 प्रोनाउन एक साथ आ जाएंगे, जैसे यू, ही एंड आई आर डाकू। समझ गए? एक हमने कहा आई, यू एंड ही आर लेबोरियस। ये आर से चिपक गया था, यू ई आर ओ, लेबोरियस होने से लिखा गया। चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं, उधर से अपने को मतलब ही नहीं, इधर से मतलब है। तीसरा मैंने बना दिया वी, यू एंड दे आर हैप्पी। पहली चीज जो आपको ध्यान करनी है, पर्सन अलग अलग है। देखो 3 प्रोनाउन है और तीनों के पर्सन बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो तीनों के पर्सन बिल्कुल अलग अलग हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, है ना। अब रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। रूल कह रहा है 3 प्रोनाउन एक साथ आए और अगर वो तीनों के तीनों सिंगुलर हो। ध्यान से देखो, यू ही आई सिंगुलर, आई यू ही सिंगुलर, जबकि वी यू दे प्लूरल। आई सिंगुलर होता है, यू दोनों का काम करता है सिंगुलर प्लूरल, और ही सिंगुलर होता है।
तो ये केस कब लग रहा है? जब तीन प्रोनाउन है और तीनों कैसे हैं? सिंगुलर। तो आपने ये चेक करना है तीनों मिलके अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी, तीनों मिलके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा। अगर बुरा काम करते हैं ना तो सीक्वेंस आता है 1 2 3, और अच्छा काम करते हैं तो सीक्वेंस आता है 2 3 1। 1 2 3 से यहां हमारा मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और 2 3 1 से हमारा मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। बड़ा बेसिक और आसान सा रूल है, बड़े हल्के से पेपर में आएगा, बहुत अच्छे लेवल का पेपर है तो नहीं आएगा, बहुत बेसिक रूल है क्योंकि। तो अब ध्यान से देखो, अच्छाई के लिए 2 3 1 का सीक्वेंस था, बुराई के लिए 1 2 3 का सीक्वेंस था, समझे। अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं रोबर, डाकू होना तो बुरी बात है ना, बुरी बात है तो यू ही आए नहीं, क्या होना चाहिए? आई यू और ही। जबकि ईमानदार होना तो अच्छी बात है, और अच्छी बात के लिए सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1। मैंने क्या लिख रखा है? 1 2 3, तो इसे करना होगा यू ही आए। बताओ बात दिमाग में गई हो तो? अरे वाह, आंसर तो सारे ठीक दे रहे हो। बताओ अगर बात दिमाग में गई है तो। अच्छी बात 231, बुरी बात 123। जरूरी नहीं है तीन प्रोनाउन एक साथ हो, दो दो पे भी लगेगा रूल सेम। अब अगली बात सुनो, अगर ये तीनों प्लूरल हो जाएं तो अच्छी बात या बुरी बात कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस चाहिए 1 2 3। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो जाएं तो चाहे बात अच्छी चाहे बात बुरी, सीक्वेंस क्या चाहिए? 1 2 3। यस, ऑलरेडी सही है ये, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, थर्ड में कुछ है ही नहीं बच्चों, थर्ड नो एरर है, क्योंकि वी यू और दे तीनों प्लूरल हैं, और प्लूरल के केस में एक ही सीक्वेंस